कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यीशु ही था। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा था जिसका नाम टैमो था। दरअसल यीशु ही अपने बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वह अपने दोस्त की ट्राइब में आराम करने के लिए रुकता है। वहीं जब टैमो अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम बोटो था। वह उससे उसका नाम पूछते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर टैमो अपना नाम बताते हुए कहता है कि वह अपने पिता के साथ अपने लिए पत्नी ढूंढने के लिए आया है। इस पर बोटो उससे कहती है कि तुम्हें शायद मुझसे शादी करनी चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। रात में जब टैमो अपने पिता के पास बैठा होता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि उन्हें उसके लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए जो सबसे ताकतवर हो। तभी टैमो अपने पिता से कहता है कि वह खुद ही अपने लिए लड़की चुनेगा। इसके बाद उसके पिता उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। सुबह होते ही टैमो के पिता ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। टैमो एक एक लड़की को देखता जाता है और आखिर में वह बोटो को अपनी पत्नी के रूप में चुन लेता है। इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वे दोनों आने वाले 7 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी ट्राइब का यही नियम था। अब टैमो और उसके पिता का वहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले टैमो बोटो को एक नेकलेस देते हुए कहता है कि वह जल्द ही उसके लिए वापस आएगा। यह कहकर टैमो अपने पिता और अपने लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे लोग एक जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी उनके सामने थोड़ी दूरी पर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे होते हैं। तभी खान का एक आदमी यीशु ही के पास एक कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब था शांति का पैगाम और समझौते की पेशकश। यीशु ही वह दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेजता है। तभी यीशु ही का एक आदमी उससे कहता है कि वह खुद दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिला दे, लेकिन यीशु ही ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वह उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। वह खुद ही वह दूध पी लेता है और दूसरी तरफ वह खान भी भेजा हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद ये लोग अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में अचानक यीशु ही के सीने में बहुत तेज दर्द होता है, जिससे वह अपने घोड़े से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला दिया था। तभी टैमो अपने पिता के पास बैठ जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। दरअसल उनका एक नियम था कि उन्हें सिर्फ किसी ताकतवर इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब उनके राजा की मौत हो चुकी थी, इसलिए ये सभी लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल जाते हैं। इसके बाद टैमो अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। टैमो के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थीं, लेकिन उसके पिता यीशु ही की मौत के बाद उनके ही एक सैनिक जिसका नाम टारगोदाई था, उसने टैमो की सारी भेड़ें अपने कब्जे में ले ली थी। ये देखते हुए टैमो की माँ टारगोदाई से कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुमसे इसका बदला जरूर लेगा। ये सुनकर टारगोदाई सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर यह बच्चा सच में उसे मार न दे। इसी डर से वह टैमो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से वे किसी बच्चे को मारने से पहले उसकी हाइट रथ के पहिए से नापते थे। अगर किसी बच्चे की हाइट रथ के पहिए से कम होती थी तो वे उसे नहीं मारते थे। जब वे टैमो की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो टैमो की हाइट उससे कम निकलती है। इस वजह से टारगोदाई उसे मार नहीं पाता और टैमो को कैदी बनाकर रख लेता है जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। वहीं उस ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी भी था जो टैमो को कैद में रोज खाना खिलाता था। लेकिन एक दिन तेज बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबुओं में चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वह बूढ़ा आदमी टैमो को भगा देता है। टैमो भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन उसके गले में लकड़ी का फंदा अभी भी बंधा हुआ होता है। थके हुए कदमों से वह उस पहाड़ पर जाता है जिसके बारे में उसके पिता ने बताया। भी अचानक टैमो को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है और उसी पल उसके गले में बंधा लकड़ी का फंदा अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि टैमो जवान हो चुका होता है, लेकिन टारगोदाई के लोग कई सालों तक उसका लगातार पीछा करते रहते हैं। टैमो हर रोज अपना ठिकाना बदलता रहता है ताकि वे लोग उसे पकड़ न सकें। लेकिन एक दिन टारगोदाई के लोग टैमो को पकड़ ही लेते हैं और उसे उसी लकड़ी के फंदे में डाल देते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि टैमो की हाइट और उम्र दोनों बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। यहाँ हम देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी अब भी जिंदा था जो बचपन में टैमो की कैद में देखभाल करता था। वह टैमो के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। शाम के समय जब सभी लोग आपस में व्यस्त होते हैं तो टारगोदाई टैमो के पास अकेले उससे बात करने जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टैमो उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था टारगोदाई को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब टारगोदाई को मारकर टैमो खुद खान बनने के लिए तैयार हो चुका था। इसके बाद वह सबसे पहले अपनी पत्नी के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी, और फिर टैमो बोटो के पास जाता है। बोटो उससे कहती है कि वह कई सालों से उसका इंतजार कर रही थी। अब आखिरकार वे दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वे वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से टैमो सीधा अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है। उसे देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश होती हैं। लेकिन एक दिन इन पर मार्केट ट्राइब के
खान द्वारा हमला कर दिया जाता है। बोटो और टैमो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटो को लगता है, जिससे वह अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है। इसके बाद वे लोग बोटो को बंदी बना लेते हैं। दरअसल मार्केट खान बोटो को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर टैमो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था, लेकिन वह अकेला इसके लिए काफी नहीं था। इसलिए वह मदद के लिए अपने पुराने भाई जम्मू खां के पास जाता है। जम्मू खां कभी एक ट्राइब का खान हुआ करता था और उसकी ट्राइब बहुत पावरफुल थी। वह टैमो की मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लड़ाई के लिए 1 साल इंतजार करने को कहता है, क्योंकि उससे पहले बाकी ट्राइब्स पर हमला करके उन्हें अपने अधीन करना था। 1 साल बाद दोनों भाई अपनी अपनी फौज लेकर मिलकर मार्केट ट्राइब पर हमला करते हैं। लड़ाई में वे मार्केट ट्राइब के खान और उसकी फौज को मार देते हैं और उनका जरूरी सामान अपने साथ ले लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोटो बैठी होती है, जो अब प्रेग्नेंट होती है। इसके बावजूद टैमो उसे अपना लेता है। उसी रात वे लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। टैमो के साथ कई लोग जुड़ जाते हैं और यह सब देखकर जम्मू खां के भी 2 लोग टैमो की ट्राइब में शामिल हो जाते हैं। अब क्योंकि मंगोलों में शुरू से ही यह नियम था कि वे अपने खान को खुद चुन सकते थे, इसमें जम्मू खां भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अपनी ट्राइब के 2 लोगों को टैमो की ट्राइब में जाते देखकर उसके मन में टैमो के खिलाफ दुश्मनी पनपने लगती है। आगे हम देखते हैं कि टैमो के लोग जम्मू खां के 2 आदमियों को घोड़े चुराते हुए पकड़ लेते हैं। जैसे ही वे पकड़े जाते हैं, जम्मू खां के आदमी वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर टैमो के लोग उन्हें जान से मार डालते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जम्मू खां का बड़ा भाई था। जैसे ही जम्मू खां को इस बात का पता चलता है, वह टैमो को जान से मारने की कसम खा लेता है। इसके लिए वह अपने आसपास की ट्राइब्स के खानों से हाथ मिला लेता है और टैमो की ट्राइब पर हमला कर देता है। जम्मू खां की विशाल फौज को देखकर टैमो समझ जाता है कि उसके लोग यह जंग नहीं जीत सकते। इसीलिए वह अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जान बचाकर जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए तैयार करता है। लेकिन इस लड़ाई में टैमो अपने सैनिकों के साथ हार जाता है। इसके बाद जम्मू खां टैमो और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है और फिर टैमो को गुलाम बनाकर किसी दूसरी ट्राइब के लोगों को बेच देता है। वहां टैमो को रेगिस्तान में कई मील पैदल चलना पड़ता है। एक लंबे सफर के बाद वे लोग एक शहर पहुंचते हैं जहां टैंगो डायनेस्टी का शासन था। यहाँ टैमो को एक जगह बैठा दिया जाता है ताकि लोग उसे देखकर खरीद सकें। एक दिन उस सल्तनत का राजा बाजार में आता है और उसकी नजर टैमो पर पड़ती है। वह अपने लोगों से टैमो को खरीदने को कहता है, लेकिन उसके लोग मना करते हैं। इसके बावजूद राजा टैमो को खरीद लेता है। इसके बाद टैमो को एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है जो शहर के बीचों बीच था। वहाँ टैमो को देखने के लिए एक बौद्ध भिक्षु रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन टैमो उस बौद्ध भिक्षु से समझौता करता है कि अगर वह उसकी पत्नी को ढूंढ लाएगा तो वह आगे चलकर इस शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बोटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वह भिक्षु बहुत बूढ़ा था और रेगिस्तान की गर्मी सहन नहीं कर पाता और वहीं दम तोड़ देता है। लेकिन खुशकिस्मती से बोटो को उस मरे हुए भिक्षु के पास वही नेकलेस मिलता है जो टैमो ने उसे दिया था। इससे उसे पता चल जाता है कि टैमो अभी जिंदा है। इसके बाद बोटो उसे ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाती है। वहाँ उसे टैमो एक पिंजरे में कैद हुआ मिलता है। उसी रात बोटो वहाँ के एक सिपाही को रिश्वत देकर टैमो को आजाद करवा लेती है। टैमो देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और बोटो की एक बेटी भी है। बोटो टैमो को घर लेकर आती है और पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटो टैमो से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे होते हैं, वे सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन बोटो की इस बात का टैमो पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। टैमो फैसला करता है कि अब वह सभी ट्राइब्स को एक साथ मिलाकर एक नया मंगोल राज्य बनाएगा, जिसमें सभी के लिए नियम और कानून होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि कई साल पहले टैमो ने कसम खाई थी कि वह मंगोलों की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाएगा। समय के साथ वह कई ट्राइब्स को जीतकर उन्हें एक साथ जोड़ लेता है और एक विशाल मंगोल साम्राज्य खड़ा कर देता है। लेकिन उसके रास्ते में अब भी एक बड़ी रुकावट थी जो उसे राजा बनने से रोक रही थी, और वह था जम्मू खां। जम्मू खां के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी। आखिरकार दोनों अपनी अपनी पूरी फौज लेकर जंग के मैदान में उतरते हैं। घंटों चली इस भयानक लड़ाई के बाद टैमो जम्मू खां के ज्यादातर सिपाहियों को मार गिराता है और जो जिंदा बचते हैं उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। इसी दौरान टैमो उस बूढ़े आदमी को भी देखता है जिसने कैद के दौरान उसकी बहुत मदद की थी। इसी वजह से वह उसे अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात के समय टैमो जम्मू खां के पास जाता है और भाई होने के नाते उसे माफ कर देता है। वह उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और उसकी जान बख्श देता है। इसके बाद हम टैमो को अपने बच्चों के साथ देखते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है और वो अब एक नए नाम से जाना जाने लगता है, चंगेज खान। इसके बाद चंगेज खान पूरे टंगुट साम्राज्य का अंत कर देता है और एक नए सिरे से विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन वह उस मोनेस्ट्री शहर को उस बौद्ध भिक्षु की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ देता है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।